नमस्कार दोस्तों, आज मैं उन धर्म के ठेकेदारों से बात करना चाहता हूं। क्या आप भारत में जितनी जनजातियां हैं उनके बारे में जानते हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के में कितनी जातियां हैं उनके बारे में जानते हो? कितने गोत्र हैं उनके बारे में जानते हो? कितनी भाषाएं उनके बारे में जानते हो? कहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है उनके बारे में जानते हो? कहां पर क्या संस्कृति है उनके बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो फिर देश में विविधता क्यों है? क्यों आपने इतनी नफरत फैला रखी है? क्या है? क्या जो यहाँ अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, क्या वो यहाँ के नहीं हैं? अगर नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। और जो यहाँ की संस्कृति है, जैसे ईस्ट में मैं जहाँ पर रहता हूँ मालदा के अंदर, यहाँ पर बंगाली बोली जाती है, हमारे बिहार में मैथिली बोली जाती है, हमारे उत्तर प्रदेश में अनेक तरह की भाषा बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिली बोली जाती है, और भी अनेक तरह की भाषा है। सब जगह पर अलग अलग बोली जाती है। हमारे भारत देश का हाल तो यह है कि हर 30 किलोमीटर पर भाषा चेंजेज हो जाती है। आपको सोचकर आश्चर्यचकित हो रहा होगा, लेकिन सभी भाषा को एकजुटता में रहना है। देश का निर्माण किस सोच से हुआ था? तब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी अपने पास ही था। अंग्रेज आए थे उससे पहले की बात बताता हूँ, अफगानिस्तान भी अपने के पास ही था। तो भारत वर्ष कितना बड़ा था, इसके इतिहास के बारे में कभी गौर किया? अफगानिस्तान भी अपने पास ही था। जो तालिबान अलग हुआ वो भी अपना ही हिस्सा था। ये जो शंघाई चीन है वो भी अपना हिस्सा था। कितना बड़ा हिस्सा था जिसको तोड़ तोड़ कर छोटे कर रहे हैं। और अब ये धर्मवाद का अलग फंड आ गया, इसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के अपोजिट हो गए। हिंदू तो मुसलमान को देखना नहीं चाहता, मुसलमान हिंदू को देखना नहीं चाहता। ये कहाँ का धर्म न्याय विवाद आ गया? क्योंकि मुसलमानों के पास जो समर्थन है, मैं इस वीडियो में सीधा सीधा बताऊंगा। इस वीडियो के लिए आप क्लेम मत कर देना प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ। परंतु जो मुसलमानों के साथ समर्थन है वो सोचते हैं कि हमारा समर्थन पाकिस्तान करेगा, हमारा समर्थन बांग्लादेश करेगा, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़े? जी हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसी सोच जिसके अंदर है वो निकाल दे प्लीज। और जो हिंदू है वह भी ये सोच न रखे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी धर्म के ऊपर बातें करता है वह अपने आप को चुप रखे, क्योंकि आपके अंदर धर्म के बारे में इतनी ही नॉलेज है। क्यों भगवान बुद्ध ने इस धरती पे जन्म लिया था? क्यों बाबा साहब अंबेडकर ने इस धरती पे जन्म लिया था? क्यों महावीर स्वामी ने इस धरती पे जन्म लिया था? क्या कुछ उन्होंने जिंदगी में आपको दिया है? इसके बारे में तो कभी बात होती नहीं है। क्या है उनके पीछे का राज, इनके बारे में तो कुछ बात होती नहीं है। आपका कोई सा भी धर्म हो, उनको जानो, समझो, पहचानो और फिर जागृत हो। फिर आपको समझ में आएगा क्या धर्म है, सच्चाई क्या है। कबीरदास जी क्या कहते थे, उनके क्या गुण थे, कबीरपंथी में क्या अलग है। और जितने भी धर्म है सबको एक साथ रख के देखो। हिंदू धर्म की जितने पवित्र ग्रंथ है उनको एक तरफ रखो, मुस्लिम धर्म के जितने पवित्र ग्रंथ है उनको एक तरफ रखो, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ है उनको एक तरफ रखो। कबीरदास जी के जितने बातें कही है उसने धर्म के ऊपर, उनको एक तरफ रखो। जैसे ही ईसाइयों के हैं उनको एक तरफ रखो। जितने भी तमाम तरह के धर्म ग्रंथ हैं उनको एक तरफ रखो और उनको सभी को अध्ययन करो और उनमें कॉमन चीज देखो क्या है। सभी में एक ही बात कही गई है कि प्रकृति सर्वप्रिय है। कैसा भी धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, सब में यही बात है, प्रकृति भगवान है। जल की पूजा, जंगल की पूजा, वृक्षों की पूजा, मतलब वृक्षों की पूजा, जंगल की पूजा, जल, जंगल और जमीन, यह प्रकृति है। इसको पहली प्राथमिकता दी गई है हर एक धर्म में। तो क्यों आप अंधकार में जाते हो? क्यों पाखंडवाद पर जाते हो? कबीरदास जी ने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस का है संसार। आपको ये बात समझ में आई हो या नहीं आई हो? मंदिर में जाने से कोई भगवान नहीं मिलता, पत्थर पूजने से कोई भगवान नहीं मिलता। ये आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। अगर आपके दिल और दिमाग में भगवान है, आपके अंदर दया की भावना है, आपके अंदर इंसानियत की भावना है, तो आप भी कोई भगवान से कम नहीं हो। आप ये मत सोचना कि हम भगवान से कम हैं।
इसलिए तो कहते हैं जिसके अंदर दया की भावना है वो ज्यादातर गरीब होता है, क्योंकि दयावान जो इंसान है वो किसी पर रहम कर जाता है। चलो छोड़ देते हैं, जब छोड़ देता है तो वो जिसे छोड़ा गया है वो उसके ऊपर दया नहीं करता और उसके मजबूरी का फायदा उठाकर उससे नष्ट करने की कोशिश करता है और वो नष्ट कर देता है। इसीलिए कहते हैं दयावान गरीब होता है। और इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गरीबों की दुआ मत लो, क्योंकि गरीबों की बद्दुआ बुरी होती है। उसके पीछे का राज क्या है वो यही है, क्योंकि जब वो अमीर थे तो वो गरीब व्यक्तियों पर रहम करके और गरीब व्यक्तियों को जैसे मौका मिला तो उन्होंने उस अमीर व्यक्ति को छोड़ा नहीं और उसको परास्त कर दिया। ये बात है। आप अनेक तरह की कहानियां सुनते हो, परंतु मैं यही कहता हूं सभी जाति सभी धर्म एक रहो, मिलजुल कर रहो, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। हमारे देश में अनेक तरह की जातियां हैं, उन्होंने जब मैं अध्ययन करता हूं तो मुझे भी मालूम चलता है कैसे कैसे लोग रहते हैं जिनके बारे में देश के लोग जानते नहीं। जी हाँ, हकीकत बात ये अभी तक तो भारत में साक्षरता दिखाने में तो 70% दिखाते हैं, लेकिन उन साक्षरता की बात तो करो क्या है। भारत की साक्षरता नीति ये है कि उसे पढ़ना आना चाहिए, हस्ताक्षर कर देना आना चाहिए, वो साक्षर है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है। कम से कम साक्षरता की नीति ग्रेजुएशन तो रखो ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ सके, तभी तो समझ में आएगी, तभी कुछ भाषा डेवलप होगी, तभी समानता होगी देश में। परंतु नहीं, और समानता तो होने की बात अलग है, परंतु यहाँ जातियां में ही लड़ रही है। एक जाति दूसरी जाति से लड़ती है। और तो और हालात ये है, एक जाति का अगर कोई व्यक्ति सब नौकरी लग गया या उसने कहीं पर उन्नति कर ली तो सबसे ज्यादा जलन होगी वो उसी जाति के लोगों पर होगी। जी हाँ, मैं जिस जाति की बात कर रहा हूं, मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूं वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं मेरी ही जाति की बड़ाई नहीं कर रहा, मेरी ही जाति के लोग मुझे ही नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब मेरे ऊपर संकट आया है, ऐसी बात नहीं है किसी वीडियो में मैं मेरा जीवन परिचय दिखाऊंगा तो आप भी सोचोगे कहां से आदमी कहां पहुंच गया और कितने लोगों ने इसको दुख दिया, उनको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूं, बिल्कुल लोअर पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, बिल्कुल गरीब घर से बिलोंग करता था। हालांकि आज आपकी दया से हमारे पास मिडिल क्लास फैमिली के लिए कहने के लिए मौका है कि हम कह सकते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप में से अधिकांश लोग मेरे को जानते भी हैं कि ये कहां से है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, परंतु अभी रहता हूं मालदा टाउन के अंदर। यहाँ पर मैं सर्विस करता हूं, इस बात को सब जानते हैं और आप भी जान ही जाओगे। मैं बताऊंगा एक दिन मेरा इतिहास, मैं कहां से उठाऊं और कहां पर हूं। इसी इतिहास से भी आप कुछ सीख सकते हो। परंतु मैं इन जाति और धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को डेवलप करने पर ध्यान दो, जाति धर्म को सुधारने पर नहीं। जाति धर्म ऑटोमेटिक सुधर रहे हैं। जाति के लोग, मैं जानता हूं जिस जाति की बात करते हो आप, उसी जाति के लोग सबसे ज्यादा दुश्मन आपके हैं। वही जाति के लोग आपको नीचे गिराएंगे, दूसरी अदर कोई नहीं। ये भारत के हालात है। मैं किसी भी जाति की बुराई नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी जाति की बढ़ाई कर रहा, ना मैं किसी अनेक जो भी जातियां हैं उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा, ना ही बढ़ाई कर रहा, क्योंकि हालात यही है, यही इतिहास दोहराएगा। क्योंकि जब भी आपके परिवार में कोई भेद करेगा तो वो जो भेद करने का जो सुझाव है वो आपका परिवार का व्यक्ति ही देगा। क्योंकि राम की इतनी ताकत नहीं थी कि वह रावण को मारकर सीता को वहां से लेकर आ जाए, परंतु उसी रावण के सगे भाई ने रावण को मारने का भेद बताया है कि रावण कैसे मरेगा। जी हाँ, आपके परिवार के अंदर ही, आपके समाज के अंदर ही, आपके जातियों के अंदर ही आपके विरोधी हैं। जहां से मैं बिलोंग करता हूं उनमें एक जाति है गुर्जर समाज। जी हाँ, मैं उसका जब इतिहास पढ़ता हूं तो मेरे अंदर दया और करुणा की भावना इतनी जागती है। गुर्जर समाज के लोग और गुर्जर समाज की औरतें इतनी दयावान थी, उनका जो इतिहास है वो अपने वचनों को इतने प्रिय मानती है कि वो अपने पुत्र तक का बलिदान दे देती है। ऐसा इतिहास है। और मैं जो यहाँ पर हूँ, मेरी जो रक्षा हुई है, हमारे पूर्वजों की रक्षा हुई है, वो भी गुर्जर समाज से ही हुई है। गुर्जर समाज के लोगों ने हमारी रक्षा की है। उसके बाद वहां पर एक जनजाति रहती है राय का नाम से, जो रहबारी भी कहलाती है, उन्होंने भी हमारी रक्षा की है।
जी हाँ, आप सोचोगे जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूं उस जाति के लोगों ने ज्यादा, हाँ, सपोर्ट तो किया है, परंतु ज्यादा सहयोग उनका नहीं रहा। उससे ज्यादा गुर्जर समाज का, उससे ज्यादा राय का समाज का, जो रहबारी कहते हैं, उनका सहयोग रहा है। तो वहां पर राजस्थान के अंदर जितने बड़े महाराणा का इतिहास आप पढ़ते हो, उनके पीछे गुर्जरों का इतिहास रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो इस बात को नोटिस जरूर करना, मीणाओं का साथ गुर्जरों ने दिया ताकि वो बच सके, और राजपूतों का साथ, क्योंकि जो महाराणा है उसका जितना वंशज है वह स्टार्ट करने का प्रेरणा अगर किसी को मिले तो वो गुर्जरों को मिलना चाहिए। उस वंश को स्टार्ट गुर्जरों ने किया। परंतु जब गुर्जरों पर संकट आया, मतलब एक गुजरी का लड़का जब मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगा राजस्थान का, तो इन्हीं मीणाओं ने, इन्हीं राजपूतों ने अपने आप में इतनी ईर्ष्या की है कि उस गुजर के बेटे के अंदर इतना करुणा की भावना जागी है। जी हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी कुछ जो प्रेरणा है उसको दिखा सकता हूं, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। परंतु वह अकेला था, उसका कोई सपोर्ट नहीं रहा था। मैं राजस्थान की यह बात बताता हूं। राजस्थान के अंदर 4 मुख्य समाज हैं, जिसमें राजपूत है, मीणा है, जाट है और गुर्जर है। चारों ही कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और यही समाज मैन है। इनमें गुर्जर ऐसा है जो मीणाओं की सहायता की है। मीणाओं का वंश इतना फला फूटा, वह गुर्जरों की दम पे फला फूटा है। राजपूतों का इतिहास बचाने का काम गुर्जरों ने किया है, जितना फला फूटा। और आप जानते हो इनके पीछे का रहस्य वह भी गुर्जरों ने ही किया है। जब संकट गुर्जरों पर आया तो यही राजपूत और यही मीणा एक दूसरों में विरोधी हो गए, और उस गुर्जर का लड़का बेचारा सत्ता के लिए खड़ा हुआ तो उसके समर्थन में कोई नहीं गए, और इन्हीं गुर्जरों के अंदर भी 50% उसके विरोधी हो गए। जी हाँ, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन सोचने की बात यह है, जब मेरी उत्पत्ति और मेरा जो इतिहास को मैं जानता हूं तो मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, उनमें गुर्जरों का अहम योगदान है। उन्होंने वजह से मैं बचा हूं और उनकी वजह से ही मेरा ये कुल चलता हुआ आ रहा है। और राजपूतों का जो कुल है उसे बचाने का काम भी गुर्जरों ने किया है। तो फिर जब गुर्जरों का अगर आगे बढ़ने का मौका आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि आप आगे मत बढ़ो। जब उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है तो हमारा भी तो यह दायित्व होना चाहिए कि वह भी आगे बढ़े। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को राजस्थान से देख रहे हो तो राजस्थान के उन तमाम लोगों तक शेयर जरूर करना जो मीणा कम्युनिटी से हो, जो राजपूत कम्युनिटी से हो। जब जब संकट गुर्जरों पर आता है तो उनका साथ कोई देने को तैयार नहीं होता। जी हाँ, ये आज की बात नहीं है, मैं इतिहास की तमाम बातें देखता हूं, आपको इतिहास के बारे में हमेशा अवगत कराता रहूंगा। परंतु मुझे ये लगा, जी हाँ, इस बात को आप तक शेयर करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं, कोई इस पर केस मत कर देना इस वीडियो पर नाम लेने से। हालांकि मैं राजनीतिक वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करता हूं, परंतु मुझे एक बात तो समझ में नहीं आती, वह मैं बता ही रहा हूं स्पष्ट शब्दों में। वहां पर एक मुख्यमंत्री बनने को तैयार था सचिन पायलट। जी हाँ, उसी योद्धा की मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम था सचिन पायलट। सचिन पायलट को एक संकट ऐसा आया था कि एक तरफ तो मीणा के जितने भी विधायक बने और एक तरफ राजपूतों के जितने भी विधायक बने, गुर्जरों के बने थे, वो भी उसके सपोर्ट में नहीं थे पायलट के। एक मौका आया जब गहलोत जी की सरकार बनी थी, तब की बात है, पूर्ण बहुमत में सरकार बननी कांग्रेस की तय हो गई। एक संकट ऐसा आया कि मेहनत तो सब कुछ मेहनत करके सचिन पायलट ने कांग्रेस को बचाया था, कांग्रेस के लिए सब कुछ किया, लेकिन वह निस्वार्थ लड़का था। वह नहीं जानता कि मेरे साथ मेरे ही लोग मेरे से विरोध करेंगे, इसलिए उसने वहां के जो पूर्व सीएम था उसके कहने पर टिकट वितरित कर दी। वो प्रदेशाध्यक्ष था कांग्रेस का, उसने टिकट दे दिया। तो टिकट देने के बाद संकट ये आया, क्योंकि जो प्रदेशाध्यक्ष था वो तो ठीक था, परंतु जो पूर्व सीएम था उसने अपने अपने पक्ष को टिकट दिलवा दिया, और उसका वो जो सीटें जीत के आई उन्होंने उसका गुणगान किया। और उनका जो गुणगान किया वो बात भी मैं मानता हूं, ठीक है, जिसकी आप खाते हो उसकी आप गाते भी हो, ठीक है, करना चाहिए। लेकिन जब सचिन पायलट हाथ जोड़कर खड़ा था, तब एक तरफ मीणा और एक तरफ राजपूत, दोनों में ईर्ष्या हो गई।
एक दूसरे पे ईर्ष्या करते हैं। आज भी इनका इतिहास देखो, ये ईर्ष्या करते हैं और इनको एक करने का काम जो करते हैं वो इतिहास इस बात को दोहराता है कि हमेशा गुर्जर समाज के ही करते हैं, गुर्जर समाज ही इनको बचाते हैं, नहीं तो ये आपस में लड़कर कटकर मर जाते हैं। परंतु गुर्जर समाज ही इनमें समझने की भावना जागृत करता है। इतिहास इस बात का गवाह है। इतिहास के बारे में मैं एक दिन एक वीडियो डालूंगा जो पन्नाध्याय पर आधारित है, क्योंकि जो इन राजपूतों का इतिहास के बारे में बात बताती है उसके बारे में बताऊंगा कि गुर्जर है क्या, गुर्जरों के बारे में आप क्या जानते हो, उनके बारे में बताऊंगा। तब जाकर आपके अंदर कुछ खून खोलेगा, ये बात समझना। क्योंकि जब वह बेचारा एक तरफ था, उस गुर्जर के लिए किसी भी मीणा के विधायकों ने, किसी भी राजपूत के विधायकों ने कोई सपोर्ट नहीं किया। और जाट समाज ने क्या किया, हम निष्पक्ष है, उन्होंने निष्पक्षता की भावना अपनानी। चलो ठीक है, निष्पक्षता की भावना अपनाना सर्वप्रिय है और अच्छी बात है, इसलिए वह नहीं बन सका। जी हाँ, मुझे इस जगह पर दुख हुआ, वो बने या न बने उसकी बात अलग है, परंतु जब उनके इतिहास में हमारे लिए उनकी माताएं, उनके आदमी प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, जी हाँ, मुख्यमंत्री क्या बड़ी बात है, बनवा दो। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि विश्नोई समाज को अगर वनों की रक्षा करने का दायित्व दे दिया जाए तो वनों की रक्षा विश्नोई समाज से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। यह मैं गारंटी से कह सकता हूं। अगर पशुओं की रक्षा करने का दायित्व भी विश्नोई समाज से को दे दिया जाए तो विश्नोई समाज से ज्यादा पशुओं की रक्षा कोई नहीं कर सकता। यही मैं गारंटी से दावे ठोक कर कह सकता हूं। अगर राजनीतिक या न्याय करने की जो नीति है वो गुर्जर समाज को दे दिया जाए तो वो गलत निर्णय नहीं करेगी। आई होप मेरी ये कुछ जानकारी अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।